मूवी की शुरुआत लंदन शहर में रहने वाली हार्पर नाम के एक औरत से होती है जो कि अपने घर पर होती है और काफी परेशान लग रही थी। हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अब हार्पर जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए जाती है उसे बाहर अपने पति जेम्स दिखाई देते हैं जो बिल्डिंग के छत पर खड़े थे। वो उन्हें रोकने जाती है लेकिन देखते देखते जेम्स सुसाइड कर देता है और उसी में उसकी मौत हो जाती है। हार्पर इससे उबरने के लिए वो छुट्टियां बिताने के लिए कॉस्टन नाम के एक गांव आती है जहाँ पे वो जॉफ्री नाम के एक आदमी से उनका घर 2 हफ्ते के लिए रेंट पर लेती है। जॉफ्री अब हार्पर को पूरा घर दिखाने लगता है। वहीं हार्पर जब घर के बाहर खड़ी थी उसने वो एक पेड़ से सेब तोड़कर खाती है और जब जेफरी को इसके बारे में पता चलता है तो वो हार्पर से कहता है कि ये फल फॉरबिडन है, इसे टच करना भी अलाउड नहीं है। जो सुनकर हार्पर थोड़ा डर जाती है मगर फिर जॉफ्री कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये पूरा घर दिखाने के बाद जॉफ्री हार्पर से पूछता है आपके हस्बैंड कहाँ पर है, जिस पे हार्पर कहती है कि मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है। इधर जॉफ्री अब हार्पर से कहता है मेरा घर पास में ही है और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम आ सकती हो। अब जॉफ्री वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हार्पर राइली नाम के अपने दोस्त को कॉल करती है और वो सही यहाँ टाउन में पहुँच गई है इसके बारे में बताती है और आगे कहती है जॉफ्री नाम के एक आदमी से उसने घर किराए पर लिया है 2 हफ्तों के लिए। तो राइली हार्पर से पूछती है क्या तुमने जॉफ्री को जेम्स के बारे में यानी अपने हस्बैंड के बारे में बताया। तो हार्पर कहती है कि मैंने जॉफ्री से झूठ कहा कि मेरे पति के साथ डिवोर्स हुआ है। लेकिन तभी अचानक से हार्पर की फोन की स्क्रीन में ग्लिच आता है और उसे स्क्रीन पर अजीब सा चेहरा दिखाई देता है मगर फिर उसका फोन वापस से ठीक हो जाता है। अब हार्पर को लगता है कि ये शायद खराब नेटवर्क के कारण हुआ है। हार्पर अब अपने कमरे में जाती है और तभी उसे जेम्स का सुसाइड करने वाले दिन का वो फ्लैशबैक याद आता है और वो काफी डर जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुसाइड से पहले उसका और जेम्स का बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था और ऐसे झगड़े उनके बीच में हमेशा हुआ करते थे और इसीलिए हार्पर ने जेम्स से कहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, ये झगड़े मुझे पसंद नहीं आ रहे। लेकिन तभी जेम्स कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। जिस पर हार्पर कहती है मुझे तुमसे अलग होना है और ये सुसाइड की धमकी बार बार मुझे प्लीज मत दिया करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। अब इस फ्लैशबैक के बाद हार्पर काफी डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी जेम्स के सुसाइड के लिए। अब इस थॉट से बाहर आने के लिए वो अपने घर के बाहर आती है और चलते हुए एक जंगल से होकर वो एक टनल के पास पहुंच जाती है और फिर वो उस टनल के अंदर काफी जोरों से चीखने लगती है जिसके कारण हार्पर की आवाज टनल में इको होकर वापस से उसे सुनाई देती है। मगर तभी हार्पर की नजर टनल की दूसरे तरफ जाती है जहाँ पे एक आदमी बिना कपड़ों के खड़ा था जो कि उसे ही घूरे जा रहा था और तभी वो आदमी हार्पर की तरफ भागते हुए आने लगता है और ये देखकर हार्पर काफी डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब शाम के समय में हार्पर जब फ्रेश हो रही थी तभी उसे वापस से फ्लैशबैक आने लगते हैं उसके हस्बैंड के मौत के, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सुसाइड के बाद नीचे गिरने के कारण जेम्स के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे और ये डरावने सपने बार बार हार्पर को आ रहे थे जिससे वो बहुत ही ज्यादा बेचैन होने लगती है। अब थोड़े समय के बाद हार्पर रैली को अपनी खींची हुई तस्वीर भेजती है पर तभी हार्पर देखती है कि तस्वीर में वही नेकेड इंसान भी आया है पर हार्पर उस पर इतना ध्यान नहीं देती। अब वही अगले दिन हार्पर अपने ऑफिस का काम खत्म कर रही होती है कि तभी उसे अपने घर के बाहर वही आदमी वापस से नजर आता है। ये देखकर हार्पर तुरंत पुलिस को कॉल लगाती है और उन्हें उस नंगू पंगू आदमी के बारे में बताती है। लेकिन तभी सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हार्पर रैली को मैसेज करके उसके और जेम्स के खराब रिश्ते के बारे में बताती है कि वो कैसे परेशानी में है। पर तभी इनके बातचीत के दौरान जेम्स वहाँ पे आकर हार्पर से उसका फोन छीन लेता है और वो हार्पर के भेजे सभी मैसेजेस को देखता है जिसके बाद गुस्से में वो हार्पर के चेहरे पर एक पंच मारता है जिससे हार्पर बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं 2 पुलिस ऑफिसर हार्पर के घर पे आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो इस आदमी के चेहरे पर एक खरोच का निशान रहता है। अब इधर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर हार्पर से मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये आदमी कहाँ पे दिखा, जिस पर हार्पर कहती है कि मुझे ये आदमी सबसे पहले जंगल में टनल के पास दिखा था और शायद तभी से वो मेरा पीछा कर रहा है। अब आगे पुलिस ऑफिसर कहती है कि हमें इस आदमी के पास से कोई भी आईडी नहीं मिला है और शायद ये जंगल में ही रह रहा था, पर तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस आदमी को अब हमने पकड़ लिया है, शायद वो दिमागी तौर से सही नहीं है। और ये कह के पुलिस उसे लेके जाती है। इधर हार्पर रैली को कॉल करके उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में बताती है। अब ये सुनकर रैली को भी
हार्पर की काफी फिक्र होने लगती है, लेकिन हार्पर उसे दिलासा देती है। जिसके बाद हार्पर पास के ही एक चर्च में जाती है, जहाँ पे चर्च के अंदर उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, जिसके आगे की तरफ ग्रीन मैन का फिगर बना होता है, जिसे बाइबल में रीबर्थ के देवता का दर्जा दिया गया है। और वही पत्थर के पीछे वाली साइड पर एक औरत का फिगर बना हुआ था, जिसे लोग शीला नागिक नाम से जानते हैं। अब इधर हार्पर चर्च में बैठ जाती है और तभी उसे एक और फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे उसका एक्स हस्बैंड यानी जेम्स हार्पर को मारने के बाद उसे तुरंत माफी मांगने लगता है, लेकिन हार्पर गुस्से में जेम्स को घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद जेम्स ने बिल्डिंग के छत से जाकर सुसाइड किया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव था और हार्पर को जेम्स से अलग होना था, लेकिन वो उसे अलग होने नहीं दे रहा था। अब इस अतीत के फ्लैशबैक के कारण हार्पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि चर्च के फादर विकर उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वो उसे आकर कुछ कहते नहीं है। अब हार्पर चर्च के बाहर आती है, जहाँ पे उसे सैमुअल नाम का एक लड़का मिलता है, जो हार्पर से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल सकती हो, मगर हार्पर मना कर देती है। और तब सैमुअल हार्पर के लिए बुरा भला बोलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे फादर विकर आते हैं और वो सैमुअल से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे लोगों को तंग मत किया करो। फिर फादर हार्पर से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें चर्च में रोते हुए देखा था, तुम मुझे अपने बेटी की तरह, तुम मुझे अपनी बात बता सकती हो। और तब हार्पर विकर को जेम्स के बारे में बताती है और कि कैसे वो उसे मारा करता था, और बताती है कि हमारे झगड़े के बाद मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तभी जेम्स सीधा छत पर चला गया था और शायद वो छत के रास्ते घर के बालकनी में आने की कोशिश कर रहा था, और तभी ये शायद एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर जेम्स ने सच में सुसाइड किया, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं खुद को मानती हूँ। लेकिन ये सब कुछ सुनकर फादर कहते हैं जेम्स की मौत का कारण तुम हो, क्योंकि पति अपने पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है, और जब जेम्स ने ऐसे किया तब तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए था। लेकिन ये सुन के हार्पर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस और परेशान होने लगती है, उसे ये चीज पसंद नहीं आती और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर हार्पर के जाते ही विक्टर एक लिप बाम निकाल कर अपने होठों पर लगाता है, जो काफी अजीब था। खैर अब अगले सीन में हम एक जगह पे वही नेकेड इंसान को देखते हैं, जो कि अपने चेहरे पर कुछ कट बना रहा था और उसके ऊपर कुछ पत्ते रख देता है। अब सीन फिर जॉफ्री और हार्पर पे आता है, जो कि एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनके साथ एक नीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ आदमी भी होता है। इसी बीच में बार में वही पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि पहले हार्पर के घर गया था। इधर वो पुलिस ऑफिसर हार्पर से कहता है कि हमने उस नेकेड इंसान को छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास उसे जेल में रखने की कोई भी वजह नहीं थी। लेकिन ये बात सुनकर हार्पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है और वो बार से निकल जाती है। अब रास्ते में वही उसी नेकेड इंसान को वो वापस देखती है, जो कि हार्पर का ही पीछा करने लगता है। इधर हार्पर घर आकर वापस अपने दोस्त रैली को वीडियो कॉल करके उसे सारी हकीकत बताती है और कहती है मैं यहाँ से अब जा रही हूँ, ये टाउन कुछ सही नहीं है। पर तभी रैली कहती है तुम वही रुको, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे रहने के लिए आ रही हूँ। जिसके बाद हार्पर रैली को अपने घर का एड्रेस बताती है, मगर तभी हार्पर के फोन का नेटवर्क बार बार जाने लगता है और तब वो रैली को अपनी लाइव लोकेशन भेजती है। पर इसी बीच में हार्पर पुलिस ऑफिसर को अपने घर के बाहर खड़ा देखती है। हार्पर वहाँ जाकर फिर ऑफिसर से पूछती हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मगर वो हार्पर के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद हार्पर पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और अचानक से वो पुलिस ऑफिसर कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर हार्पर बहुत ही डरने लगती है कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। वो अपने सदमे से बाहर आना चाहती थी, लेकिन उसे अजीब अजीब आदमी इस टाउन में मिल रहे हैं और तभी उसे उसी फॉरबिडन एप्पल का जो पेड़ रहता है उसके सारे एप्पल नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वही नीली टी शर्ट वाला आदमी भागते हुए हार्पर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर हार्पर घर के अंदर चली जाती है और किचन से एक चाकू उठा लेती है। लेकिन फिर वो आदमी किचन की कांच तोड़ देता है, जिसे देखकर हार्पर वहाँ से निकलकर घर के दरवाजे के पास आती है, जहाँ पे फिर हार्पर की चीखने की आवाज सुनकर जो घर का ओनर होता है जॉफ्री, वो भी वहाँ पे आता है। हार्पर जॉफ्री से कहती है कि कोई किचन से घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब जॉफ्री किचन में जाता है तो उसे वहाँ पे सिर्फ एक कौवा दिखाई देता है, जो कि कांच तोड़कर घर के अंदर आया था, जिसे फिर जॉफ्री मार देता है। जॉफ्री फिर बाहर देखने जाता है, पर तभी वहाँ लाइट फ्लिकर होने लगती है और अचानक से जॉफ्री भी कहीं गायब हो जाता है और फिर हार्पर के सामने वही नेकेड इंसान आता है, जो कि हार्पर के ऊपर कुछ फेंकने लगता है, जिसके कारण हार्पर अचानक से हिप्नोटाइज हो जाती है और उसे अब तक उसके साथ जो भी कुछ हुआ था उसके सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं। पर हार्पर अपने आप को वापस होश में लाती है
है और घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। मगर नेकेड मैन फिर लेटर बॉक्स से अपना हाथ घर के अंदर डाल और हार्पर का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन हार्पर उसके हाथ पर चाकू से हमला करती है। इससे वो अपना हाथ बाहर खींचने लगता है, लेकिन इसके कारण उस इंसान का हाथ टूट जाता है और 2 टुकड़ों में लटकने लगता है। अब यहाँ पे उस इंसान का हाथ देखने में वैसा ही लग रहा था जैसे सुसाइड करने के बाद जेम्स का हाथ हो गया था। अब इधर हार्पर किचन में जाती है, पर वहाँ पे सैमुअल पहले से खड़ा होता है और उसका हाथ भी वैसे ही टुकड़ों में लटक रहा होता है। सैमुअल हार्पर से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलना है, और वो हार्पर की तरफ भागने लगता है। और ये देखकर हार्पर अपने कमरे में चली जाती है छुपने के लिए और 10 तक गिनना शुरू करती है। लेकिन तभी उसके कमरे में दूसरे दरवाजे से एक अनजान आदमी घुस आता है, जिसे देखकर हार्पर वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे विकर आ जाता है, जिसका हाथ भी 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। विकर हार्पर के साथ अब जबरदस्ती करने लगता है, पर हार्पर उसके पेट पे चाकू घुसा देती है, लेकिन इससे विकर को कुछ भी दर्द नहीं होता। हार्पर कैसे तैसे बाहर आती है और गाड़ी लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने घर का ओनर जॉफ्री आता है, जिसे हार्पर गाड़ी से ठोक देती है। पर तभी जॉफ्री वापस से खड़ा होकर हार्पर के पास आता है और उसे गाड़ी से बाहर निकालकर खुद गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जॉफ्री कार वापस से रिवर्स में लेता है और हार्पर को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन हार्पर घर की तरफ भागने लगती है और तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी गाड़ी के अंदर से जॉफ्री नहीं बल्कि वही नेकेड इंसान बाहर निकलता है, जिसका चेहरा पूरा हरा हो गया था। और अब उस आदमी का चेहरा बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने चर्च में रखे हुए ग्रीन मैन का चेहरा देखा था। यहाँ पे हम देखते हैं वो इंसान अचानक से प्रेग्नेंट हो जाता है और वो सैमुअल को जन्म देता है और फिर खुद मारा जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो नेकेड मैन ही ग्रीन मैन था, जो पुनर्जन्म का पूरा प्रोसेस शुरू करता है, क्योंकि अब सैमुअल भी प्रेग्नेंट हो जाता है और वो विकर को जन्म देता है और फिर वो मारा जाता है। और फिर जिसके बाद सैमुअल खुद मारा जाता है। अब ये देखकर हार्पर कुछ समझ नहीं पाती और वो घर के अंदर चली आती है और उसके पीछे पीछे विकर भी आता है, जो अभी वापस से प्रेग्नेंट होता है और उसके शरीर से जॉफ्री निकल आता है। इसके बाद जॉफ्री भी प्रेग्नेंट होता है और उसके मुंह से जेम्स बाहर निकलता है। यहाँ पे फिर जेम्स हार्पर के पास आता है और कहता है, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो। जिस पर हार्पर जेम्स से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर हम हार्पर को देखते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को समझ गई थी और काफी तंग आ गई थी इस सारी चीजों से। और वो जेम्स से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी जेम्स कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। और ये सीन अब यहीं पे कट हो जाता है। अब अगली सुबह हार्पर के घर पे रैली आती है, जो हार्पर को गार्डन में अकेले बैठा देखती है और फिर हार्पर रैली को देखकर मुस्कुराती है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। अब बात करते हैं कि मूवी एग्जैक्टली क्या दर्शाती है। हार्पर एक टॉक्सिक रिलेशन में थी अपने हस्बैंड जेम्स के साथ और जेम्स की मौत का उसे काफी बुरा सदमा भी लगा था। हार्पर काफी पहले से अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती थी, लेकिन जेम्स उसे हमेशा गिल्टी महसूस करवाता था और अंत में जेम्स के जाने के बाद सारा ब्लेम हार्पर खुद को देने लगती है। जब पहली बार वो टनल में जाती है तब हम देखते हैं कि वो जोर जोर से आवाज लगाती है। उसकी आवाज गूंजती है और वापस आती है, जिसे उसे एक खुशी महसूस होती है, यानी कि उसे अपना अस्तित्व वापस मिल रहा था। वो खुशी खुशी टनल क्रॉस करने जाती है, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे जाने से रोकता है, लेकिन फिर भी वो आगे जाती है और उसे नेकेड इंसान दिखाई देता है जो उसका पीछा करता है। ये टनल दरअसल हार्पर की खुशी दर्शा रहा था और जितने भी आदमी टनल में दिखाई दिए हैं वो हार्पर की खुशी में बाधाएं डाल रहे थे। इस मूवी की एंडिंग जहाँ पे सारे आदमी अपने शरीर से जन्म लेते हैं, वो एक मेटाफोर है कि कैसे टॉक्सिक रिलेशन और इंसानों का साइकिल चलता रहेगा और ऐसे आदमियों का जन्म होता रहेगा। मूवी के अंत के शॉट में सबसे पहले नेकेड मैन आता है जिसका चेहरा ग्रीन फेस में था, जो कि पुनर्जन्म दर्शाता है। उस आदमी से जेम्स बाहर निकलता है, फिर वो सैमुअल को जन्म देता है, फिर सैमुअल विकर को और अंत में ग्रेगरी, यानी ये साइकिल वैसे ही चलता रहेगा और ये रीबर्थ वैसे ही शुरू रहेगी। ये जो भी सीन है ये रियल नहीं है, लेकिन हार्पर के माइंड में चल रहा एक रियलाइजेशन होता है कि कैसे वो ऐसे इंसानों के बीच में घिरी है जो उसे अब्यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय।